नमस्कार साथियों, अमरीश क्लासेस फॉर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला। जैसा कि आपको पता है कि आपका सीटेट का एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, तो इसको लेके हम लोग बाल मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते आए हैं। आपने देखा काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रश्नों के साथ आपके सामने आया हूँ। इन प्रश्नों को अच्छे से देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अच्छे से इस पूरे प्रश्नों को देखना है, आपको उत्तर देने की कोशिश करनी है और जो उत्तर आपके आते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने उत्तर आपके सही थे। ठीक है, तो अगर आप 4-5 स्कोर कर रहे हो तो उसे इम्प्रूव कीजिए, अगर आप 7-8 स्कोर कर रहे हैं तो उसे 9-10 तक पहुंचाने का कोशिश कीजिए आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। ठीक है, तो इसी का ध्यान रखते हुए आज की महत्वपूर्ण सीरीज जो हमारी क्वेश्चन वाली है उसको कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन की किस अवस्था की विशेषता है? तो बताइए। अब देखिए, जो हमारे पियाजे हैं उन्होंने 4 प्रमुख अवस्थाएं बताई हैं। पियाजे के अनुसार 4 प्रमुख अवस्थाएं हैं संज्ञानात्मक विकास की। ठीक है, आपकी पहली अवस्था है संवेदात्मक गामक अवस्था, दूसरी है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 प्रमुख अवस्थाएं हैं। अगर इन 4 अवस्थाओं का ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चन में जाने की कोशिश करें तो किस में अमूर्त तर्क, अब ये मूर्त तर्क और अमूर्त तर्क क्या है, बहुत लोगों को परेशानी होती है। तो देखिए, जब मूर्त मूर्त तर्क वो है, मूर्त चिंतन वो है जब आप किसी चीज को देख के, जैसे कि अगर आपने जो चीज देखी है उसको विजुलाइज करके किसी उदाहरण तक पहुंच सकते हैं, किसी बात को समझ सकते हैं, तो ये आपका मूर्त चिंतन है। और अमूर्त चिंतन वो है आपका कि आपने जिस चीज को नहीं देखा है लेकिन सुनी हुई बातों से, एक्सपीरियंस के आधार पर एक परिकल्पना कर लेना कि हाँ ऐसी चीज है। जैसे कि छोटा बच्चा है, अगर उसके सामने हम कोई ऐसी बात करें जिसने उसने पहले कभी नहीं देखी हो तो उसकी वो परिकल्पना उसके लिए मुश्किल होती है। बट आप जब थोड़ा इस अवस्था में आ गए हैं तो कोई किसी चीज की बात करें, सपोज दैट हम बात करें ब्लैक होल की, तो आपके दिमाग में एक इमेज बनती है क्योंकि आपने उस तरह की चीजों के बारे में सुना है। अब मैं आपसे बात करूं जापान की, तो कई बार बहुत लोग जापान नहीं गए होंगे लेकिन उन्हें पता होगा कि हाँ कुछ ऐसा ऐसा वहां पे होता है, सुना है, पढ़ा है, देखा है, उसके आधार पर वो उसकी कल्पना कर सकते हैं, उसका चिंतन कर सकते हैं। तो ये है हमारा अमूर्त चिंतन। ठीक है, बिना देखे चिंतन करना अमूर्त चिंतन, किसी चीज को देख के चिंतन करना ये मूर्त चिंतन। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अमूर्त तर्क, और ये हमारी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को ही हम कहते हैं अमूर्त अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसी को कहा जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए, अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले मैं कुछ अवस्थाओं को बताना चाहूंगा कि इनका समय काल क्या होता है, क्योंकि कई बार समय काल से जुड़े प्रश्न आते हैं, हमारी आगे की सीरीज में भी आएंगे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पियाजे की जो 4 अवस्थाएं हैं, पियाजे बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं, तो उनकी अगर अवस्थाओं की बात करें तो पहली है संवेदी गामक, जिसे संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। सीटेट ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है जिसमें पूछेगा, नाम कुछ और दे देगा, जैसे कि अभी क्या था, औपचारिक था, और आप उसको याद करें अगर अमूर्त से, तो आपके लिए उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा ना। तो संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था, संवेदात्मक अवस्था, ज्ञानेन्द्रिय गामक अवस्था। तो बेसिकली इसमें मोटर स्टेज है, बेसिकली गामक। गामक मतलब जब बच्चा पैर से, मतलब पैर हाथ के बल चलता है, हाँ पैर के बल तो सभी चलते हैं, बट जब हाथों का प्रयोग करके चलता है वो हमारी गामक अवस्था होती है, मोटर स्टेज होती है, और इसको कई नामों से जाना जाता है। और इसकी जो इसका समय काल है वो आपका है जन्म से 2 वर्ष तक। अगर इसके बाद हम आगे बढ़ें तो हमारी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे की ये सेकेंड स्टेज है और इसका जो अवधि है वो 2 से 7 वर्ष है। इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के साथ साथ प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्राक प्रश्नात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, सीटेट आपको इस तरह के प्रश्नों में फंसाता है, वो कुछ नया ऑप्शन दे देता है, औपचारिक की जगह पर अमूर्त दे देगा, अमूर्त की जगह पे औपचारिक दे देगा,
संवेदी गामक की जगह पर संवेदी पेशी अवस्था दे देगा। तो परेशान नहीं होना है, बस अच्छे से क्लास को देखना है, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे मूर्त प्रश्नात्मक अवस्था या स्थूल संक्रिय अवस्था भी कहते हैं, स्थूल सक्रिय अवस्था, ठीक है। इसे ठोस प्रश्नात्मक अवस्था भी कहते हैं। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को, जो ये आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसकी समयावधि है 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, ठीक है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, अभी आपने देखा, और इसे औपचारिक प्रश्नात्मक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी अवधि है 11 से 15 वर्ष। तो ये आपको याद रखना है, अवधि याद रखनी है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, अब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में मैं छोटा सा कुछ लेके आया हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। बालक में अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास हो जाता है। बालक में सभी प्रकार के संवृत्तियों का समुचित विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। अब क्या है, देखिए, जिस चीज को उसने नहीं देखा है, अमूर्त चिंतन करा, जिसको उसने नहीं देखा है उसका भी ध्यान लगा सकता है, उसके बारे में भी चिंतन कर सकता है। तो क्या शब्द आया, परिकल्पनात्मक चिंतन। इन शब्दों को पकड़ना है आपको, और कुछ नहीं है बस, ठीक है। चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है, स्टेप बाय स्टेप करता है, पूरी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन की बहुत सही अवस्था होती है, अपसारी चिंतन करने लगता है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो देखेंगे, मेरा मानना है कि विद्यार्थियों को अनुशासन में रखा जा सकता है। अब देखिए, सीटेट में ऐसे आपसे बहुत प्रश्न आएंगे और ऐसे प्रश्नों को आपको जवाब देना पड़ेगा, ऐसे प्रश्नों का, कि किस तरह से विद्यार्थियों को अनुशासन में रखा जा सकता है। अब आपके ऑप्शन है, जब उनको बौद्धिक संतुष्टि प्रदान की जाए, ठीक है, जब उनको मेंटल पीस दिया जाए। दूसरा ऑप्शन है आपका, विद्यालय में कठोर नियमों का अनुपालन करके। तीसरा ऑप्शन है आपका, आर्थिक दंड देकर। चौथा ऑप्शन है आपका, अभिभावकों का सहयोग लेके। तो अगर हम बात करें कि जब उनको बौद्धिक संतुष्टि प्राप्त हो, तो देखिए, बौद्धिक संतुष्टि क्या है, बौद्धिक संतुष्टि, मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम लोगों की पढ़ाई का एम क्या है, बौद्धिक संतुष्टि, अपने ज्ञान को संतुष्टि। अब क्या होता है ना, बोलते हैं भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो भगवान बुद्ध को ऐसा नहीं हुआ कि कुछ चमत्कारी मिल गया, ठीक है, बस उन्हें क्या हुआ, बौद्धिक संतुष्टि हो गई, ठीक है, मेंटल पीस जिसे कहते हैं। जब इंसान के अंदर बौद्धिक संतुष्टि हो जाती है, संतुष्टि हो जाती है, तो पूर्णता का भाव आता है, और पूर्णता के भाव के साथ साथ व्यक्ति को जीवन का उद्देश्य सफल होता दिखता है, ठीक है। तो ये बौद्धिक संतुष्टि हो गई। तो ये विद्यार्थी अनुशासन में कैसे रखा जा सकता है, जब बच्चे खुद से रहना चाहें। आप कठोर नियम का अनुपालन करा के, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन आपका। भाई, बच्चों को हम जबरदस्ती नहीं शांत करा सकते, उन्हें अच्छी एक्टिविटी में आप लगा सकते हो। आर्थिक दंड देकर, अब ये तो कोई हल नहीं है। बच्चों के पास कौन पैसा होता है जो उन पे आर्थिक दंड लगा देंगे कि हाँ आप उद्दंडता के लिए आप पे आर्थिक दंड। आजकल कुछ प्राइवेट स्कूलों में देखा जाता है, कई बार बच्चों की शैतानियों के लिए उन पे कुछ फाइन लगाई जाती है, बट ये एक अच्छा तरीका नहीं है। अभिभावकों का सहयोग लेके, देखिए, अभिभावकों का सहयोग अनुशासन में विद्यालय में नहीं है, विद्यालय में एक शिक्षक का है, और शिक्षक तभी संतुष्टि बना सकता है। सीटेट आपकी क्रोनोलॉजी जानना चाहता है, आप कैसे सोचते हैं। अगर आप एक शिक्षक हैं तो एक शिक्षक की तरह आपका दृष्टिकोण क्या है। बेसिकली सीटेट आपसे बाल विकास में इतना ही जानना चाहता है। आपके 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप अपने ब्रेन का यूज करके उनको आंसर कर सकते हैं, उसमें किसी नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर आप आदर्श बातों और एक सिद्धांतों को लेके जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, और प्रैक्टिकल के साथ, ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिकल लाइफ से बिल्कुल अलग हो गए, तो ऐसे हवाबाजी वाली बात नहीं है, बट आपको ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज है कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा होना चाहिए, वही तो जानना चाह रहे। इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ बड़ी बात है, इसको बहुत लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी आंसर कर सकते हैं। इसके बाद आता है, निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्टवाद सिद्धांत से संबंधित है। तो गेस्टाल्टवाद स्किनर है? नहीं, स्किनर नहीं है। स्किनर ने क्या दिया था, स्किनर ने दिया था आरएस थ्योरी, ठीक है, स्किनर ने दिया था आरएस थ्योरी। थार्नडाइक ने तो एसआर थ्योरी दिया था, ठीक है। उसके बाद आता है पावलोव ने क्या किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो पावलोव भी गलत हो गए, स्किनर भी गलत हो गए, थार्नडाइक भी गलत हो गए। आपका सही आंसर क्या होगा, कोहलर। गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत से कौन संबंधित है, कोहलर साहब संबंधित है। अच्छा, क्या है गेस्टाल्टवाद? गेस्टाल्ट जर्मन शब्द है जिसका अर्थ पूर्ण या समग्र आकार
है। ठीक है, गेस्टाल्ट बेसिकली क्या है? पूर्ण या समग्र आकार। इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या नाम है? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। बेसिकली गेस्टाल्टवाद की जो थ्योरी है उसे इनसाइट थ्योरी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी क्या बोलती है? इस सिद्धांत में समस्या की प्रकृति को संपूर्ण आकार में अध्ययन करने पर बल दिया गया है। इसके अनुसार द होल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पार्ट। द होल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पार्ट। ठीक है, तो गेस्टाल्टवाद जो है बेसिकली उसका जो बेस है वो एक इस लाइन पे टिका हुआ है। ठीक है, कोहलर साहब इससे संबंधित हैं। कोहलर, कोफका और लोग हैं, वो जब गेस्टाल्टवाद पढ़ेंगे आप तो वहां पे अच्छे से समझ सकेंगे इस चीज को। ठीक है, तो यानी पूर्ण अंश से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पूर्ण जो है वो अंश से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये गेस्टाल्टवाद है और इसे इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, गेस्टाल्ट शब्द जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है पूर्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा जो 75 बुद्धि परीक्षण में एक बच्चा है जो 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु क्या है? अब देखिए, मैंने आईक्यू के लिए आपको क्या फॉर्मूला बताया था? आईक्यू इज इक्वल टू क्या था? मेंटल एज अपॉन एक्चुअल एज। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। अब आईक्यू आईक्यू में उसने नंबर प्राप्त किया है 75। हाँ, अच्छा नहीं, हमें आईक्यू बतानी है। ठीक है, उसकी मेंटल एज क्या है? मेंटल एज हमें बतानी है, मानसिक आयु बतानी है। ठीक है, और उसकी एक्चुअल एज क्या है? एक्चुअल एज है 16 वर्ष, तो निकाल लेते हैं इंटू 100। ठीक है, इंटू 100, यही तो फॉर्मूला होता है। अब 75 अपॉन 100 आया, इंटू 16 आ गया। 3 जा 4 जा 4 1 जा 4, 4 4 जा 4 3 जा 12। 12 वर्ष, 12 वर्ष क्या है? उसकी मानसिक आयु है। 16 वर्ष का बच्चा है और उसका जो मानसिक विकास हुआ है वो 12 वर्ष के बच्चे के बराबर हुआ है। ठीक है, आईक्यू बेसिकली क्या बताता है कि बच्चे की विकास किस रफ्तार से हुआ है और क्या है विकास। ठीक है, उसका विकास कितना हुआ है। आईक्यू सब कुछ नहीं होता, बट हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? देखिए, मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं? आपको भूख लगती है तो यह आपकी मूल प्रवृत्ति है। आपको प्यास लगती है तो यह आपकी मूल प्रवृत्ति है। इसके बाद अगर बात करें, आपको निद्रा जो है ये आपकी मूल प्रवृत्ति में आती है। ठीक है, आपके अंदर जो क्रोध आता है, क्रोध आपकी मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, प्रेम आता है, ये आपकी मूल प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्ति मतलब जो आपके मूल से प्रवृत्ति, आपके करने की जो टेंडेंसी है, जन्म के साथ धीरे धीरे विकसित होती है, यही आपकी मूल प्रवृत्तियां हैं। तो वही कह रहा है कि किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? सहसंबंध, कोऑर्डिनेशन से। बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन से नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन से आप किसी की जो आदतें हैं, मूल प्रवृत्तियों को थोड़ा आदतों से समझ सकते हैं। ठीक है, कि किसी की कोई आदत है और आपको उसकी आदत छुड़वानी है, तो नहीं छुड़वा सकते आप कोऑर्डिनेशन से। ठीक है, जब तक वो खुद से कोऑर्डिनेट ना करे। दूसरा है विलयन, तो सॉल्यूशन से भी मूल प्रवृत्तियों का जो है परिवर्तन उसमें लाना बहुत मुश्किल है। नवीनीकरण, नई चीज सीख के भी मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन आए ऐसा जरूरी नहीं है। पर मार्गांतरित करण, जब उसका मार्ग बदल दिया जाए, सपोज दैट व्यक्ति को एक काम में दूसरे काम में लगा दिया जाए। किसी व्यक्ति को क्रोध बहुत आता है, ठीक है, अगर उसको जिम भेज दिया जाए तो वो अपना जब फिजिकल एक्टिविटी करेगा, या उसको गेम खेलने के लिए भेज दिया जाए तो वहां पे वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और ये न्यूट्रलाइज ही तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? मार्गांतरीकरण, उसके मार्ग को बदलकर उसकी मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मार्गांतरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक कोर्स अभी जल्दी में शुरू हुआ है। 21 रुपए में आपको फुल कोर्स मिलेगा बाल विकास का, बाल मनोविज्ञान। वहां पे अच्छे से पढ़ाई जाएगी, सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर किए जाएंगे मात्र 21 रुपए में।
तो अगर आप रुचि रखते हैं और आपने अगर अभी तक बाल विकास सही से नहीं पढ़ा है तो आप कोर्स खरीद सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं। और केवल 21 रुपये फीस है, ठीक है, केवल 21 रुपये। फिर मैं कहूंगा चाय और बंद मक्खन से तो कमी है, ठीक है। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? अब मैंने बताया था कल, मैंने अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने बताया था इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, तो ये सारा हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? माता पिता की मनोवृत्ति। तो माता पिता की मनोवृत्ति का इंडिविजुअल डिफरेंस पे से कोई मतलब रिलेशन नहीं है। माता पिता की मनोवृत्ति का तो माता पिता पे प्रभाव पड़ेगा। और अगर ऐसा है तो दो भाई होते हैं, उसमें से एक भाई अलग बिहेव करता है, दूसरा भाई अलग बिहेव करता है, तो माता पिता की मनोवृत्ति का प्रभाव पड़ रहा है तो दोनों पे पड़ना चाहिए था। इंडिविजुअल डिफरेंस में ये रूल नहीं है, तो ये बात गलत हो गई। अब आती है नस्ल की। तो अब नस्ल है तो नस्ल, जो सेम नस्लें हैं, मैं मानता हूं कि अमेरिका का आदमी इंडिया से अलग हो सकता है, पर इंडिया के लोग एक जैसे क्यों नहीं है? फिर इंडिया छोड़िए, एक परिवार के लोग एक जैसे नहीं है, ठीक है। और एक परिवार छोड़िए, जो सौतेले भाई नहीं, माफ कीजिएगा, जो जुड़वा भाई हैं उनका भी बिहेवियर एक जैसा नहीं होता, उनमें भी व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। अच्छा, स्थान आ गया, तो स्थान का भी रोल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि। क्या बोलते हैं? आप आगे बढ़ेंगे तो अपनी बुद्धि से बढ़ेंगे, तो यही है इसका आंसर। व्यक्तिगत भिन्नता के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? बुद्धि जिम्मेदार है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम युक्तियों के आकलन को दर्शाता है? अधिगम युक्तियों के आकलन को कौन सा कथन दर्शा रहा है? आकलन का प्रयोग शिक्षार्थियों पर उत्कृष्ट व निकृष्ट का ठप्पा लगाने के लिए। तो भाई बताओ, कोई भी आकलन किया जाता है, कोई भी असेसमेंट किया जाता है तो ठप्पेबाजी के लिए किया जाता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है पीके मूवी की तरह आप पर ठप्पा लगा दिया जाता है कि आप या तो अच्छे हो या बुरे हो। तो ऐसा तो नहीं होता, हमारे विद्यालयों में ऐसा तो नहीं होता कि हम पे एक ठप्पा लगा दिया जाता है कि यू आर गुड, यू आर बैड। तो ऐसा कोई उत्कृष्ट या निष्कृष्ट का ठप्पा लगाने के लिए नहीं करता। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो अभिभावक शिक्षार्थियों आदि को उपलब्धि के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए आकलन किया जाता है। तो भैया स्कूल में हमको पढ़ाया जाता है, हमारा आकलन होता है इसलिए थोड़ी कि हमारे माता पिता को दिखाया जाए। भाई माता पिता को दिखाना, उस पर साइन कराना तो एक प्रक्रिया है, बट इसका उद्देश्य ये थोड़ी है, आकलन का उद्देश्य ये थोड़ी है कि माता पिता की मतलब सहमति और उनका जो है आकलन, उनको आकलन उपलब्ध कराने के लिए। वो तो बच्चे के लिए और विद्यालय के आकलन के लिए कि एक शिक्षक ने कैसा पढ़ाया। अब कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो अगर उसके लिए आप जिम्मेदार हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं, क्योंकि मैं आपको वो रास्ता नहीं दे पा रहा हूं कि आप उस बात को समझ सकें। आपको तो कोई बात नहीं आती, वो बताना, वो डिलीवर करना, वो हमारी जिम्मेदारी है। और अगर वो मैं करने में असफल हूं तो मैं एक शिक्षक की तरह फेल हो रहा हूं। तो वैसे ही माना जाता है ये कि अगर ये अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए नहीं होता, आकलन अधिगम प्रक्रिया के अंत में किया जाना चाहिए। तो क्यों भाई, हमारा आकलन तो हर समय होता रहता है, असेसमेंट तो हमारा हर समय होता रहता है। ऐसा तो नहीं है, हाफ ईयरली टेस्ट होते हैं, ईयरली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, उसके बाद कितनी सारी फाइलें बनती हैं, साल के व्यवहार के नंबर मिलते हैं कि आपका साल भर व्यवहार कैसा था। तो आकलन तो हर समय होता रहता है, तो अंत में नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन भिन्न शिक्षण अधिगम युक्तियों को बनाने के लिए किया जाता है कि जो आपकी सीखने की विधियां हैं वो अच्छी हैं कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि शिक्षण अधिगम की जो युक्तियां उनको जांचा जाता है, एक टीचर ने कैसा डिलीवर किया, ठीक है। एक क्वेश्चन वही जो बार बार आता है कि एक शिक्षक के तौर पर आप तभी सफल होंगे जब आपके शिक्षार्थियों के अच्छे नंबर आएंगे। अच्छे नंबर का मतलब सिर्फ पासिंग मार्क्स से नहीं है, उनका अच्छा परफॉर्मेंस होगा बिहेवियर में, कैरेक्टर में और फिजिकली, मेंटली, तब आप एक शिक्षक के तौर पर सफल होंगे। अगले प्रश्न पर मूव करते हैं तो देखते हैं, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है एकीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशेष का सिद्धांत,
या वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। तो इसमें बोले अगर हम कि निरंतरता का सिद्धांत, तो ये नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत क्या है, चलिए पहले वही समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे सिद्धांत लेके आया हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। विकास की प्रक्रिया कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से देखें तो विकास की प्रक्रिया मां के गर्भ में ही शुरू हो जाती है। बालक का जन्म दो कोष अर्थात स्पर्म और ओवम के निषेचन के परिणाम स्वरूप होता है। भाई कैसे बच्चा बनता है, ओवम और स्पर्म जब मिलता है तभी तो चाइल्ड डेवलप होता है। ठीक है, ओवम और स्पर्म। ठीक है, अब विकास कब होता है, जन्म से लेकर जब बच्चा गर्भ में होता है तभी से विकास प्रारंभ हो जाता है। अब आप हो सकता है आपके अध्ययन में वो जन्म से लेकर हो, बट विकास तो गर्भ से हो रहा है वैज्ञानिक तरीके से। तो ये क्या है, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, इसके बाद अगर हम वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, तो इसमें शिक्षा मनोविज्ञान में देखा जाता है कि मनोवैज्ञानिक वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि विकास की प्रक्रिया को विभिन्न आयु वर्गों में बांटा गया है और सभी आयु की विशेषताएं अलग अलग होती हैं और इन आयु वर्गों के व्यवहार में अंतर पाया जाता है। जुड़वा बच्चों में भी वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जुड़वा बच्चे भी सेम बिहेवियर नहीं शो करते, तो कैसे आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस में कैसे नहीं काम कर रहा है। तो यही आपका सिद्धांत क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अगर हम इसके बाद अगले प्रश्न पर मूव करें तो देखेंगे, अगले सिद्धांत पर मूव करें, माफ कीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग और उसके बाद विशिष्ट भागों को चलाना व प्रयोग करना सीखते हैं। यही तो आपका क्वेश्चन में पूछ रहा था कि पहले बच्चे हाथ चलाना सीखते हैं, उसके बाद उनकी उंगलियों पे कमांड आती है, उंगलियों में कमांड आने के बाद देखिए आप क्या होता है, आप पहले हाथ उठाना सीखते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि आप अपने हाथों से चीजें उठाना सीखते हैं, फिर आप लिखना सीखते हैं, लिखने में भी आप पहले बड़े बड़े अक्षर बनाते हैं, फिर आप छोटे बनाते हैं, फिर आपकी राइटिंग इंप्रूव होती जाती है, तो आप सीख रहे हैं। ठीक है, और ये कैसे हो रहा है, एकीकरण का सिद्धांत, इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। इंटीग्रेशन की प्रक्रिया मतलब क्या हो रहा है कि आप पहले विशिष्ट भागों को बाद में चलाना सीखते हैं, पहले अंगों को चलाना सीखते हैं। अब मास्टर तब बाद में होते हैं, पहले आप पार्ट के बारे में जानकारी लेते हैं, उसके बाद अब गाड़ी आप लाते हैं तो पहले आप गाड़ी के बारे में जानकारी लेते हैं, गाड़ी पे मास्टरी तो आपकी बाद में होती है, आप परफेक्शन आप तो बाद में आता है। ठीक है, इसके बाद है सामान्य से विशिष्ट के विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम द। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सामान्य बातों की ओर, बाद में सामान्य बातों को मिला के एक विशिष्ट बात बनाना सीखता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें उल्टा नहीं, इसमें ये हो रहा है कि पहले छोटी छोटी बातें हमने सीखी, उसके बाद एक साथ कई बातें सीख ली। उदाहरण के लिए बता दूं, क्योंकि हमारी ऑडियंस अब यंग है, तो आप अगर देखेंगे तो बच्चे जो हैं, एक इस उदाहरण को समझने के लिए आप गेम का उदाहरण ले लीजिए, पबजी है। पबजी में क्या होता है, एक साथ ग्राफिक्स भी चल रहा है, गाड़ियां भी चल रही हैं, ग्रेनेड भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो इस गेम के बारे में अगर हम बात करें तो गेम क्या है, पहले छोटे छोटे प्रोग्राम से मिलके बना, एक प्रोग्राम का काम ये करना है, एक प्रोग्राम का ये काम करना है, और सारे प्रोग्राम मिलके क्या बनाए, एक गेम बनाए, एक पबजी बनाए। ठीक है, तो आप जो आपके सामने निकल के आया वो क्या निकल के आया, सामान्य से विशिष्ट। ठीक है, छोटी छोटी चीजें मिलके क्या बनाई, विशिष्ट चीज बनाई। इसी सिद्धांत को कहते हैं सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। अब हम अपने प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न में क्या करा था, पहले हाथ फिर उंगलियां, तो यह आपका हो गया एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, यह आपका एकीकरण का सिद्धांत हो गया, एकीकरण का सिद्धांत, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं। अब ये एक आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा बहुत बार ये सीटेट में प्रश्न पूछा गया है कि आदिवासी समुदाय के बच्चों को कक्षा में सहज नहीं महसूस करते। भाई आदिवासी बच्चे होते हैं वो कक्षा में उतना सहज नहीं महसूस करते, इसके क्या कारण है, उन्हें पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं होती। तो भाई ये कैसे कह सकते हैं आप कि उन्हें पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं होती, भाई शिक्षा पे तो सभी का अधिकार है और शिक्षा में रुचि भी सबकी समान होती है। तो ये बात कहना कि उन्हें पढ़ाई में रुचि नहीं होती, पढ़ाई में रुचि आदिवासी का किसी भी बच्चे को नहीं हो सकती, तो इसके लिए आप इसे किसी आदिवासी वर्ग से कैटेगराइज करें तो ये आपकी एक शिक्षक के तौर पे मानसिकता बहुत गलत दिखाता है। तो ये तो बिल्कुल काट दीजिए, पाप हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें
इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो क्या है, वे उन शिक्षकों से पढ़ना चाहते हैं जो उनके समुदाय के हैं। तो भाई ये तो कास्ट सिस्टम को दिखा रहा है, निगेटिव वर्ड, निगेटिव सेंस, काट दीजिए ऑप्शन को। उसके बाद क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक जलवायु अलग है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके कल्चर अलग हैं, ठीक है, उनके रिचुअल्स अलग हैं, उनके कल्चर अलग, उनके प्रैक्टिसेस अलग हैं। तो वो जब इस कल्चर में आते हैं, इस प्रैक्टिसेस में आते हैं, तो उन्हें काफी अलग दिखता है। उन्हें लगता है कि अरे हम तो पेड़ों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे तो लोग काट रहे हैं। वो देखते हैं कि उनके वहाँ जो है कुछ पशुओं को खाया जाता है और यहाँ पे कुछ अलग बिहेव हो रहा। तो कई बार वो जो संस्कृति अलग है उसके चक्कर में स्टार्टिंग में वो असहज महसूस करते हैं। इसमें वो शिक्षा या अपनी कम्युनिटी से पढ़ना चाहते, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और है वह अति आत्मविश्वास से भरे। तो भाई ऐसा थोड़ी है, ओवर कॉन्फिडेंट थोड़ी है वो, भाई ओवर कॉन्फिडेंट थोड़ी है वो। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक जलवायु अलग है, ठीक है। तो आपने देखा आज हमने क्लास की, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा कोर्स है 21 रुपीज का है। मैं फिर से एक बार बोलूंगा, जिन लोगों को लेना हो वो सोच सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई फीस नहीं रखी गई है, ऐसी फीस रखी गई है कि हर स्टूडेंट इजीली अफोर्ड कर सके, ठीक है। 21 रुपीज़ कुछ नहीं है, बस क्या है, आप आएंगे, सीखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें मिलकर सीखी जाएंगी, ठीक है। आप इस ग्रुप के, इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, लेकिन इसके अलावा आप इस नंबर पे कॉल करके भी या व्हाट्सएप करके भी हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9616827646। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, 9616827646। तो इस नंबर को आप याद रखिए, व्हाट्सएप कीजिए, और कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो, ठीक है, कोर्स रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस अच्छे से वीडियो को अच्छे से शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, और कमेंट में हमें बताइए कि हमें आपको हमारी क्लास कैसी लगी, क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें आपको और बतानी चाहिए। तो आप हमें कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।